ऐसी सेक्स एजुकेशन में एजुकेशन नहीं होता, केवल सेक्स ही सेक्स होता है। परिणाम ये हुआ कि भारत पॉर्न देखने के मामले में दूसरा नंबर देश पाया गया। आपने हाल ही में संसद में एक डिबेट सुना होगा, स्मृति ईरानी और मनोज झा के बीच में यह डिबेट हुआ था कि जब महिलाओं को पीरियड होता है तो उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं। यह डिबेट संसद में शुरू हुआ और वहीं खत्म हो गया। मंदिर मस्जिद पर डिबेट होता तो न्यूज चैनलों में 6-6 महीने चलता। हम लोग इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमें सेक्स एजुकेशन का अभाव था। पूरी दुनिया को यह लगता है कि हम भारतवासियों को ना तो डराया जा सकता है और ना ही शर्मिंदा किया जा सकता है। अब इन विचारों को कौन समझाए कि अगर भारतवासियों के सामने सेक्स एजुकेशन का टॉपिक छेड़ दिया जाए ना, तो हम में से अधिकांश लोग इस मुद्दे पर बात करते समय डर की वजह से थर थर कांपेंगे। और कुछ तो ऐसे होंगे जो सेक्स एजुकेशन का नाम सुनते ही नई बहुरिया की तरह शर्मा जाएं और कुछ सोचेंगे कि छोड़ो यार, सेक्स एजुकेशन तो अंग्रेजों के चोचले हैं। जिन अंग्रेजों की आप बात कर रहे हो ना, इन लोगों की सभ्यता मुश्किल से 300-400 साल पुरानी रही होगी। हम भारतीयों की सभ्यता 5000 साल से ज्यादा पुरानी है। इस लिहाज से कई मामलों में आधुनिक हैं हम इनसे। वो बात अलग है कि इनमें से कुछ लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, कुछ एक गलत नीतियां बनाई, उसकी वजह से हमारे समाज में केमिकल लोचा आ गया और हमको ये जानबूझकर बताया गया कि अगर समाज में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया तो भारत की सभ्यता और संस्कृति खत्म हो जाएगी, जबकि ये बिल्कुल झूठ था। इसका उल्टा है। सेक्स एजुकेशन हमारी सभ्यता और संस्कृति का शुरू से ही हिस्सा रहा है। आज भारत का युवा जो बढ़ रहा है उसे सेक्स एजुकेशन की जानकारी स्कूल कॉलेज से नहीं मिल रही है, फिल्म और नाटकों से मिल रही है। तो जिस समाज का युवा फिल्म और नाटकों से सेक्स एजुकेशन लेता है, ऐसी सेक्स एजुकेशन में एजुकेशन नहीं होता, केवल सेक्स ही सेक्स होता है। परिणाम यह हुआ कि भारत पॉर्न देखने के मामले में दूसरा नंबर देश पाया गया। पहले नंबर पर नालायक पाकिस्तान है। दोनों भाई मिलकर पॉर्न देख देख कर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। जब आपत्तिजनक कंटेंट देखोगे तो अंदर जो भावनाएं आएंगी वो अच्छे काम की तो आएंगी नहीं, तो बलात्कार होना, लोक व्यवस्था डिस्टर्ब होना, कुछ नहीं मिलेगा। तो जो अंदर ऊर्जा वीर्य के रूप में स्थित है उसको तुम बर्बाद करोगे मास्टरबेशन करके। तो सीधी सी बात है, भारत का जो युवा है वो बेरोजगार है और उसके पास नेट है, सेक्स एजुकेशन के नाम पे पॉर्न देख रहा है और वो अपनी ऊर्जा को इसी प्रकार से बर्बाद कर रहा है। ब्रह्मचर्य पूरी तरह से इस देश में खत्म हो चुका है। अब मुद्दा ये है कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है। देखिए, सेक्स एजुकेशन में फिजिकल रिलेशन पर बात होनी चाहिए, बच्चे मास्टरबेशन कर रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए, बच्चियों में पीरियड आ रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। ये एक अलग स्टेप है। मेरी नज़र में सेक्स एजुकेशन एक पद्धति है जिससे जीवन और अच्छा हो सकता है और यह शुरू से ही हमारे स्कूल, कॉलेज और समाज में होना चाहिए। इसको 3 स्तर पर लागू किया जा सकता है। सबसे पहले बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था का मतलब जो बच्चे स्कूल जाना शुरू किए हुए हैं उनको ये बताओ कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। अधिकांश बच्चों का शोषण समाज के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा ही होता है। तो जब बच्चों को ये मालूम हो कि ये अच्छा टच है, ये बैड टच है, इसे मैं बोलता हूँ सेक्स एजुकेशन। जब बच्चे थोड़े बड़े हों, कक्षा 10-12 में पहुंचे, तो उनको फिर यौन शिक्षा दिया जाए। अब कक्षा 10-12 में साइंस की किताब में एक चैप्टर दे दिया जाता है और उसमें योनि और लिंग छाप दिए जाते हैं। ना टीचर उसको पढ़ाने में हिम्मत करता है, ना बच्चे पढ़ पाते हैं। पढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो हंसी मजाक होने लगता है। एक्चुअली सेक्स एजुकेशन को भारत में मजाक बना दिया गया है। तो उस स्तर पर ना जाते हुए हमको उसको सीरियसली लेना है। जब बच्चा 10th और 12th में आए तो डिस्कस करना चाहिए मास्टरबेशन के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान हैं। बच्चियों से डिस्कस करना चाहिए। जब आपको पीरियड आए, दर्द होता है बच्चियों को, तो वो कई प्रकार की टैबलेट खाती हैं दर्द को खत्म करने के लिए और उनके साइड इफेक्ट होते हैं। चूंकि उनको एजुकेशन नहीं दी गई है तो उसका वो भुगतान करती हैं बाद में। महिलाओं की समस्या बहुत ज़्यादा होती हैं और मैं तो उसको मर्द मानता हूँ जिसके साथ कोई महिला अपने आप को सुरक्षित समझती है। मेरी नज़र में सबसे बड़ा मर्द वही है जो महिला की तकलीफ को समझे, वो है असली मर्द। फिर जब बच्चा युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाएगा, तो जब वो प्रौढ़ावस्था में जाएगा तो हमें ये बताना होगा कि परिवार नियोजन क्या है। परिवार नियोजन का महत्व बताना होगा, उसकी गतिविधियां बतानी होंगी। ये बताना होगा कि परिवार नियोजन होने से जनसंख्या नियंत्रण होगी और इसका लाभ तुम्हारे बच्चे को ही मिलेगा। प्रौढ़ावस्था में ये भी बताना होगा कि जो LGBTQ हैं ये भी हमारी ही तरह समाज के हिस्से हैं, केवल पुरुष और स्त्री समाज में नहीं होते। अगर हम LGBTQ को भी अच्छी नज़रों से देखने लगे, समझ लेना सेक्स एजुकेशन पर्याप्त हो गया है भारत में। तो सेक्स एजुकेशन को इस 3 स्तर पर लाया जाए और जो अवैध संबंध बन रहे हैं
एड्स वगैरह वगैरह, इनके बारे में भी जागरूकता फैलाई जाए, मेरे हिसाब से ये है। लेकिन समस्या ये है कि ये जानकारी मिले कहाँ से, क्योंकि भारत के अधिकांश राज्यों में पाठ्यक्रमों में पूर्णतः सेक्स एजुकेशन शामिल नहीं है। ये तथाकथित समाज सेक्स एजुकेशन पर बात नहीं करना चाहता। अब एक ही रास्ता बचता है, वो है किताबें। लेकिन हमें एक बात को ध्यान रखना है कि समाज में जब सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस फैलाएं तो भाषा की मर्यादा का विशेष ध्यान रखें, खासकर जब आप बड़े पद पर हो। लोगों में सेक्स एजुकेशन फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है उनको उदाहरण देकर समझाओ कि अगर हम ऐसा करते हैं तो समाज में ये फ़ायदा होगा। धीरे धीरे ही ये चीज़ें समाज के हर कोने में, हर तबके में पहुंचेगी और हमारा देश निश्चित रूप से विश्वगुरु बनेगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि अगर सेक्स एजुकेशन को अच्छे से अप्लाई किया जाए तो हमारा समाज कितने आगे जा सकता है। पहला उदाहरण, आपने हाल ही में संसद में एक डिबेट सुना होगा, स्मृति ईरानी और मनोज झा के बीच में यह डिबेट हुआ था कि जब महिलाओं को पीरियड होता है तो उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं। यह डिबेट संसद में शुरू हुआ और वहीं खत्म हो गया। मंदिर मस्जिद पर डिबेट होता तो न्यूज़ चैनलों में 6-6 महीने चलता। हम लोग इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमें सेक्स एजुकेशन का अभाव था। सेक्स एजुकेशन में एम्पैथी होनी चाहिए कि अगर दीदी को पीरियड के दौरान जो दर्द हो रहा है वो अगर मुझे फील नहीं हुआ तो मैं बोलूँगा कि मैं सेक्स एजुकेशन अभी पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाया। सेक्स एजुकेशन का केवल मतलब सेक्स और फिजिकल रिलेशन ही नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे के सम्मान, दर्द को फील करना होगा। बच्चे का शोषण रुक जाए, सेक्स एजुकेशन है। LGBTQ को समाज में समान दर्जा मिले और हम उनको कोई भेदभाव से ना देखें, सेक्स एजुकेशन है। पीरियड के दौरान भैया और बहन आपस में खुल के बात कर पाएं, ये है सेक्स एजुकेशन। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसे धीरे धीरे बदलाव हो सकते थे, पर हम डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। सेक्स एजुकेशन कमी का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण ये है, अगर सेक्स एजुकेशन भारत में बढ़ेगा तो जो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है HIV के मामले में, यह 0 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज कहाँ हैं भारत में? कार्ड बताओ। जब यौन संबंध बना रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि कॉन्डोम यूज करना चाहिए या विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए जिससे कि इस संक्रामक बीमारी को रोका जा सके। नहीं मालूम है, इसके शिकार हो गए। अगर सेक्स एजुकेशन भारत में बढ़ेगा तो फिर इस प्रकार के प्रोटेस्ट होना रुक जाएंगे। अब ये बेचारे अनपढ़ लोग ही तो हैं, ये कंडोम का विरोध कर रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि अगर कंडोम का विरोध करोगे तो फिर ये जो एड्स ऐसी बीमारी है ये बढ़ेगी ही। तो सेक्स एजुकेशन का अभाव है इनके अंदर। सेक्स एजुकेशन अगर बढ़ेगा तो भारत में जो हर 15 मिनट में महिलाओं का रेप हो रहा है, यह रेप होना कम हो जाएगा। क्योंकि सेक्स एजुकेशन को केवल पॉर्न तक ही रखा जा रहा है। क्योंकि आजकल आप मूवी देखो, मूवी नहीं वो पॉर्न लगती हैं, संभोग की क्रियाएं दिखाई जाती हैं सरेआम। तो बच्चे उत्तेजित होंगे। अगर उत्तेजित होगी तो वो उत्तेजना कहीं निकालेंगे, या तो मास्टरबेट करेंगे या बलात्कार करेंगे। हमें इस चीज को समझना होगा, ये केवल सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस से ही आ सकता है। अगर सेक्स एजुकेशन होगा तो जो LGBTQ हैं उनको हम उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे हम अपने भाई और बहन को करते हैं। अगर सेक्स एजुकेशन है तो भारत के वो मर्द, लगभग 43% मर्द जिन्हें गुप्त रोग की बीमारी है और वो बता नहीं सकते किसी के, 28% तो बेचारे बोल ही नहीं पाते किसी से शर्म की वजह से। अगर सेक्स एजुकेशन होगा तो भारत के मर्द की आधी आबादी इस गुप्त रोग से ग्रसित है। किसी को शीघ्र पतन हो रहा है, किसी को कोई समस्या है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को, समझ पा रहे हो मेरी बातों को? बेचारे वो, जैसे सिर दर्द एक बीमारी है ऐसे ही गुप्त रोग भी एक बीमारी है। जब सिर दर्द होता है सबसे चिल्ला के बोलते हैं हमें सर दर्द हो रहा है। तो गुप्त रोग में अगर है तुम्हारे गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम, और उसको गुप्तांग क्यों कह रहे हो? जब पैदा हुए तो नंगे थे ना। लेकिन अब हमारी संस्कृति भी है, फुहड़ता नहीं होनी चाहिए, फुहड़ता नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को कहने का एक तरीका होना चाहिए, और उस तरीके के लिए कई सारी मूवी भी बनी है सेक्स एजुकेशन के लिए। उन मूवी की मैं तारीफ भी करता हूँ और होनी भी चाहिए। धीरे धीरे समाज बदल रहा है, अगर नहीं बदलेगा तो इन लोगों की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अबॉर्शन का नंबर देखो मेडिसिन से कितना हो रहा है, सिर्फ सेक्स एजुकेशन के अभाव में। ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम का समाधान तो है कि हमें लोगों को उदाहरण के साथ समझाना है, पर ये अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो सेक्स एजुकेशन को अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में सेक्स एजुकेशन अप्लाई नहीं है, और कमाल की बात है कि महाराष्ट्र का एक मंत्री रेप केस में अंदर हुआ। ठीक इसी प्रकार से गुजरात में सेक्स एजुकेशन की बात नहीं होती, लेकिन बीजेपी का एक MLA रेप के केस में अंदर गया। ठीक इसी प्रकार से जो
छत्तीसगढ़ में सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं होती, लेकिन वहां का मंत्री सेक्स एजुकेशन के आरोप में अंदर गया। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो अभी विपक्ष के नेता बन गए उनके ऊपर भी रेप के आरोप हैं। मतलब समझ रहे हो मेरी बातों को, कि जो विधि बना रहे हैं वही हवसी हैं, लेकिन सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे। तो ये बड़ी विडंबना वाली बात है, हमें खुलकर इस पर बात करनी चाहिए। तभी तो ऐसे लोग जो विधि नीति निर्माता हैं, ये लोग, इनको हमने चुनकर भेजा है, इनकी नियत में है, क्योंकि ये वही देख रहे हैं क्या, आपत्तिजनक कंटेंट। अब आपत्तिजनक कंटेंट है तो उत्तेजना होगी, तो क्या करेंगे, या तो मास्टरबेट करेंगे या बलात्कार करेंगे। अब शक्ति है, पावरफुल लोग हैं, लोग इनसे मिलते जुलते रहते हैं, कईयों की तो आवाजें बाहर नहीं जा पाती हैं, और अक्सर यही होता है क्योंकि सेक्स एजुकेशन की कमी है। और जो हमारे लिए नीति निर्माण कर रहे हैं वो तो संसद में बैठ के पोर्न देखते हैं। ये नेता है, ये संसद में पोर्न देख रहा है। तो जिस देश का नेता संसद में पोर्न देख रहा हो, उस देश का पोर्न देखने के मामले में दूसरा स्थान आना चाहिए, और आता भी है भारत में, क्योंकि हमारे दिमाग में भरा हुआ है गंदगी। लेकिन हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम अच्छे हैं। हम लोग भेड़िया हैं और सफेद कपड़ा पहनकर, अच्छाई का चोला पहन के सब लोग चल रहे हैं। हकीकत क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? खुल के बात करो ना। क्यों लोगों का ये 48% बढ़ता जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। 43% लोग गुप्त रोग के शिकार हैं। ऐसा क्यों होता जा रहा है? जब तक ऐसे नीति निर्माता रहेंगे हमारे पास, तब तक भारत का नंबर इसी प्रकार से दूसरा रहेगा। और अगर हमने सेक्स एजुकेशन पर बात नहीं की तो फिर लोग जादू टोना पर या किसी हकीम पर विश्वास करने लगेंगे, और इसी का परिणाम है कि भारत की बड़ी बड़ी दीवारों पर लिखा रहता है सेक्स रोगी मिले। उन्हें मालूम है कि आधे मर्द नामर्द हो चुके हैं, और नामर्द वो होता है जो दूसरों की फीलिंग को ना समझ पाए। मेरी नज़र में नामर्द वो है, और मर्द वो होता है जिसके साथ कोई औरत अपने आप को महसूस करती है, वो मर्द कहलाता है। मर्द वो होता है जो दूसरे को दर्द को अपना दर्द समझता है, वो मर्द कहलाता है। तो जब हम एक दूसरे के दर्द को शेयर ही नहीं कर रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है तो बात करते हैं, अगर कोई गुप्त रोग की बीमारी है तो खुल के बात करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से सेक्स रोगी मिलें, इसी प्रकार से गुप्त रोगी मिलें, और फिर यह धीरे धीरे अंधविश्वास में बढ़ता जाता है। बाबा बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बाबा हुए, मौलवी हुए, हम उनके पास जाना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये हमारा फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। कई मौलवी भी इसमें पकड़े गए हैं। अंत में सर आपकी क्या सलाह है, क्या होना चाहिए? देखिए, सेक्स एजुकेशन का सीधा सा मतलब है अपने बच्चों से ही स्टार्टिंग करें, उनको बैड टच गुड टच के बारे में बताएं। अगर आप हो सके तो ये वाली माय बॉडी माय रूल्स किताब आती है, घर पे बच्चों को जरूर पढ़कर सुनाएं। हो सके तो आप मेंस्ट्रोपीडिया, इसकी बुक्स आती हैं, पब्लिकेशन है, इसको पढ़ें और बच्चों को सुनाएं। और यदि आप यूथ हैं तो सुनिए बेटर सेक्स बेटर लाइफ का ऑडियो बुक कुकू एफएम पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप कुकू एफएम को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारा देश भी मजबूत होगा। अगर मुझसे कहने में कुछ गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो स्वीकार है। जय हिंद, जय भारत।